चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू क्लीन कैंपस, जीरो वेस्ट, स्मार्ट सैनिटेशन फॉर हेल्थ केयर इनिशिएटिव, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको याद होगा पहला ही आर्टिकल था ये लास्ट वीक का, आपने इसमें करेक्ट बताना है। पहला पूरा ये कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज इन्वॉल्व है और ये दिल्ली बेस्ड है, जिन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव करना शुरू कर दिया और फर्स्ट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट भी बना। इसी के साथ इनका मेन मोटो है कि जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की तरफ हमें जाना है और जहां पे वेस्ट क्रिएट हुआ है वहीं पे उसको टैकल करने की ट्राई करेंगे। 2 और 3 फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर तो इन्वॉल्व थी, प्लस एजुकेशन इन्वॉल्व नहीं थी, आपकी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर थी। विथ रेफरेंस टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में साइन हुआ है, वो स्टेटमेंट आपने देखनी है और आपने बताना है करेक्ट कौन सी है। पहला बुरा ये जो एग्रीमेंट है इंडिया को 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है टैरिफ लाइंस के बेसिस पे, और ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। दूसरा बुरा इस डील के तहत इंडिया ने कंप्लीटली ओपन कर दिया डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को टू न्यूजीलैंड, और इससे होगा क्या कि हमारे जो इंपोर्ट्स होंगे मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स के, वो और ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। एंड तीसरा बोल रहे हैं न्यूजीलैंड ने बाइंडिंग कमिटमेंट करी है कि $20 बिलियन हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस। हाँ जी, पहला बताओ, पहले तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, रुको एक मिनट, हाँ पहला ठीक है, ये वाला ड्यूटी फ्री एक्सेस टू न्यूजीलैंड, वासु वो वाला न्यूजीलैंड, और ये तीसरे वाला ये ठीक है। ये तो गलत है ना सीधा, ये तो एक्सक्लूजन वाले कैटेगरी में आपने देखा था। 4 कैटेगरीज आई थी ना, एक तो इमीडिएट एलिमिनेशन था टैरिफ का, नंबर 2 फेज मैनर में, नंबर 3 रिडक्शन इन टैरिफ, और चौथा था एक्सक्लूजन, कुछ प्रोडक्ट होंगी उनका इंटरेस्ट फॉर ऑल इट्स टैरिफ लाइन स्पेशली बेनिफिटिंग। 2 एरियाज बोले जिनमें इमीडिएट टैरिफ एलिमिनेशन करी थी, उसमें वुड था, वूल था, लेदर था। हाँ तो 3 ही कैटेगरीज तो थी, 2 ही लिखे हैं यहाँ पे, टेक्सटाइल और लेदर, यही तो थे पहले वाली कैटेगरी में जिसमें एलिमिनेशन करी थी टैरिफ की। वो जो 4 कैटेगरीज पड़ी थी ना पहले वाली कैटेगरी में, यही तो एग्जांपल दिए थे। अच्छा ठीक है, गॉट इट। अगर लिखा होता ना 70%, तो वहां भी आपको पता लग जाना था कि 70% ऐसी कमोडिटीज है जो न्यूजीलैंड से इंडिया आएंगी, उन पर से टैरिफ एलिमिनेट करा है। ये फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, वो जो इमीडिएट एलिमिनेशन वाली कैटेगरीज, उसमें वूल भी था, वुड भी था, लेदर भी था, वो सारा था। ये उसमें 2 के ऊपर ज्यादा फोकस करा है, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट आता है विद रेफरेंस टू राइट टू सेफ ट्रेवल ऑन नेशनल हाईवे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने इसमें भी करेक्ट बताना है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा है कि जो राइट टू सेफ रोड एंड हैजर्ड फ्री ट्रेवल है वो इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ का, एज पर द आर्टिकल नंबर 21। दूसरा बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का यूज करा है अंडर आर्टिकल 143, ताकि ये जो बाइंडिंग नेशन वाइड इंटरिम डायरेक्शन है नेशनल हाईवे और मैनेजमेंट में इंप्लीमेंट करी जा सके। वर्ड लिखा है बाइंडिंग, आर्टिकल लिखा है 143। ऐसा तो कुछ नहीं था, डायरेक्शन आई थी और उसमें बताया इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 21। तो दूसरा गलत है यहाँ पे, पहला बिल्कुल ठीक है। और आर्टिकल नंबर 143 की जगह पे अगर 142 होता तो उसमें डायरेक्शंस प्रोवाइड करी गई हैं जहां पे आपको फॉलो करनी होती है। With reference to disqualification of a member of legislature under the 10th schedule, consider the following statement। 10th schedule को लेके पूछा है और आपने इनकरेक्ट बताना है। 10th schedule इनकॉर्पोरेट करा गया था बाय 91st अमेंडमेंट। दूसरा बोल रहा है इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ हाउस ये डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के जस्ट बाद ज्वाइन कर लेता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये बोलता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशंस को, और टाइम फ्रेम उनको मेंशन करा गया है कि 6 वीक्स तक का ही आप लेंगे ऑन द फिलिंग ऑफ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना है, 6 हफ्ते के अंदर अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड चौथा बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ काउंसिल ऑफ यूनियन मिनिस्टर, ये फाइनल होगा इन मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल। हाँ जी, आंसर बताओ। पहला बताओ, पहला गलत है। 10th शेड्यूल को 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करा था, ना कि 91st। 91st में वो जो स्प्लिट वाला प्रोविजन था उसको 2/3 मर्जर के साथ रिप्लेस करा था, तो पहला तो गलत है। दूसरा बोल रहा है इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ हाउस ये डिस्क्वालीफाई होगा अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को जस्ट आफ्टर इलेक्शन ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, उसको चूज ही कैसे करा था इंडिपेंडेंटली, तो अब क्योंकि सरकार ही पसंद नहीं थी लोगों को, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर आएगा। एंड तीसरा बोल रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो पिटीशन है कि 6 हफ्ते का रूल है, नहीं है। इसी चीज को लेके 3 मंथ भी रिकमेंडेशन है सुप्रीम कोर्ट की, टाइम पीरियड की लिमिट नहीं है भाई। रिकमेंडेशन का याद रखा करो, यहीं पे अड़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। रिकमेंडेशन डिफरेंट है, जो लिखा है वो डिफरेंट है। एंड चौथा यहाँ पे बोल रहा है कि एक बारी जो यूनियन मिनिस्टर हमारी काउंसिल ऑफ यूनियन मिनिस्टर इन्वॉल्व होगी, जो वो बोल देंगे वो चलेगा।
तो ये तो बिल्कुल ही गलत दिख रहा है आपको। आंसर बताओ, 3 कहां से है? इनकरेक्ट पूछा है तो 3 आएगा, 3 आएगा। ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आपसे पूछा था, करेक्ट तो एक ही थी, बाकी तीनों इनकरेक्ट है। ओके नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज और साथ में ओपेक प्लस का जो अलायंस है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओपेक के जो सेक्रेटरीट है वो वियना में लोकेटेड है, ऑल्दो ऑस्ट्रिया जो है ये मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। नंबर 2 बोल रहा है डिक्लेरेशन ऑफ कोऑपरेशन, जो ओपेक प्लस है ये कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क है और कोई फॉर्मल अमेंडमेंट नहीं करी गई थी 1960s के ओपेक के अंदर, और बाइंडिंग नॉन ओपेक मेंबर्स लीगली। ये क्या लिखा हुआ है? चलो ठीक है, पहला दूसरा पता लग रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? मेरे को तो समझ ही नहीं आई। विथड्रॉल ऑफ यूएई मई 2026 फर्स्ट इंस्टांस ऑफ लिविंग मेंबर, ये तो गलत है। यूएई से पहले आपने देखा था मल्टीपल कंट्रीज थी जिन्होंने एलिमिनेट। मेरे को दूसरा लिटरली समझ नहीं आ रहा है। 1 और 2 ठीक है। डेक्लेरेशन ऑफ कोऑपरेशन, ये वॉलंटरी कोऑर्डिनेशन, अच्छा ठीक है, उसमें बोल रहा है कि बाइंडिंग है। बाइंडिंग नहीं था, ओपेक प्लस आपने देखा था एक अलायंस का एक्सटेंशन था जिसमें और भी कंट्रीज ऐड हुई थी। अभी के टाइम पे 21 रहेंगी, क्योंकि पहले 22 थी जब यूएई भी इसमें इंक्लूडेड था। तो ओपेक प्लस बाकी के जो नॉन मेंबर्स थे। हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है। ओके नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कंपाइल एंड पब्लिश करा जाता है वीकली बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 है और 8 कोर इंडस्ट्री का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन वेटेज 40% तक का रहता है। तीसरा तो ठीक है, दूसरा गलत है। अब बेस ईयर 22-23 आएगा। पहला गलत है, मॉस्पी थी और ये वीकली नहीं है, मंथली आता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लिखा है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी एक इंडेक्स रिलीज करती है, WP है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये याद रखना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसे जो कि मॉस्पी के अंडर आता है। हाँ नहीं चल रहा है अभी, उसका ईयर रिवाइज होना है, अभी हुआ नहीं है, वो होना है। नहीं अब नहीं करता, वो तो 2014 के बाद से सीपीआई कर रहा है, पर उसको अभी भी यूज करते हैं। होलसेल लेवल पे जो सारी परचेजिंग है, सेलिंग है, उसको मेजर करने के लिए अभी भी WPI का यूज चल रहा है। विद रेफरेंस टू अभिलेख पटल पोर्टल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये वेब पोर्टल है जो ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड करता है डिजिटाइज्ड कलेक्शन को नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मेंटेन कर रही है। ये एक्सक्लूड करता है प्राइवेट पेपर ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज के, क्योंकि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आ सकता है। पहला बताओ, पहला ठीक है। दूसरा कौन सी मिनिस्ट्री? कल्चर। तीसरा गलत है ये भी, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड था कि एमिनेंट पर्सनालिटी ने कुछ लिखना शुरू करा पर ड्यू टू सर्टेन रीजन वो रुक गया, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो चलो 1 ओनली आएगा। विद रेफरेंस टू सेंसस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2027 का सेंसस है जिसमें कास्ट एन्यूमरेशन करी जाएगी आफ्टर 1931। यह फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो हुआ था इंडिया का वो 1881 में हुआ था। कौन था यहाँ पे वाइसरॉय? रिपन। सेंसस 2027 ये सेल्फ एन्यूमरेशन भी इंक्लूड कर रहा है और इसमें लैक ऑफ पीपल ने सेल्फ एन्यूमरेशन कर भी ली है। ठीक है, तो पहला भी ठीक, दूसरा भी ठीक और तीसरा भी ठीक। विद रेफरेंस टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो 25th हेड ऑफ स्टेट काउंसिल मीट हुआ ये तियानजिन चाइना में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर, ये फिर से आ गया, 4th-5वीं बार शंघाई पे आ गया। अच्छा एक दिन आर्टिकल भी आया था इसके ऊपर, ठीक है। हेडक्वार्टर इसके बीजिंग चाइना में है और ये 2001 में शंघाई समिट के थ्रू एस्टेब्लिश करा गया था, जिसमें मेंबर थे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। बेलारूस 10th मेंबर बना था एससीओ का एट अस्ताना समिट इन 2014। सारे ठीक है इसमें भी, 1, 2, 3 एंड 4। मिशन मित्रा टेरेस्ट्रियल एनालॉग मिशन है जो हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन के ऊपर कंडक्ट करा गया स्पेस लाइक कंडीशन है, जैसे सब जीरो टेम्परेचर एंड हाइपोक्सिया वगैरह हो सके। एंड जो मिशन है इसका नॉमेनक्लेचर मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। ये जो मिशन है ये इसरो लीड कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी। तो इसमें भी सारे नहीं है ठीक। तीसरा गलत है, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन जो इंडियन एयरफोर्स का इंस्टीट्यूशन है उनके साथ कर रहे हैं। डन।